ओके, वी विल स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? अ 40 kg स्लैब रेस्ट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन इन द फिगर। सो ये 40 kg स्लैब ये एक सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। अ 10 kg ब्लॉक रेस्ट्स ऑन द टॉप ऑफ द स्लैब। सो ये स्लैब के ऊपर एक 10 kg ब्लॉक रखा हुआ है। The static coefficient of friction between the block and the slab is 0.6. So 10 kg and 40 kg के बीच में जो coefficient of friction है, static friction है is 0.6 and kinetic friction, coefficient of kinetic friction is 0.4. The 10 kg block is acted upon by a horizontal force of 100 newtons. इस ऊपर वाले ब्लॉक पे 100 newtons force लग रहा है। The resulting acceleration of the slab will be, तो ये जो नीचे का जो स्लैब है 40 kg स्लैब है और 10 kg ब्लॉक है, तो ये स्लैब का एक्सेलरेशन आपको पूछा गया है। ओके, लेट मी ड्रॉ दैट डायग्राम ओवर हियर। सो यू हैव अ ग्राउंड पे यू हैव अ 40 kg स्लैब। ये जो ग्राउंड है दैट इज स्मूथ, ये फ्रिक्शनलेस दिया हुआ है। 40 kg के ऊपर आपने ये 10 kg ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, नाउ आप इस 10 kg ब्लॉक पे ये डायरेक्शन में 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन्स। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ओके, आपको इस 40 kg ब्लॉक का, या ये स्लैब है, दिस इज स्लैब, दिस इज ब्लॉक, आपको स्लैब का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब। ओके, ना यहाँ पे ना देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। दो पॉसिबिलिटीज कौन सी है वो देखते हैं पहले तो। The first possibility is 10 kg and 40 kg will move together. Okay, 10 kg and 40 kg, both of them will move together. So, दोनों साथ में कैसे मूव कर सकते हैं? दोनों साथ में मूव करेंगे तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 kg ब्लॉक है, ओके, एंड इसके ऊपर आपने ये 40 kg स्लैब है और ये 10 kg ब्लॉक है, तो ये साथ में मूव कर रहा है ना दोनों। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। रिलेटिव मोशन बिटवीन देम मतलब ये ऐसे, ये खुद इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट, ये स्लैब के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये खुद आगे जा रहा है, इट इज गोइंग अहेड। तो हाउ विल यू डिसाइड कि क्या हो रहा है? मतलब दोनों साथ में मूव कर रहे हैं या देयर आर डिफरेंट एक्सेलरेशंस? एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ओके, लेट्स अज्यूम दैट, पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.6, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4। ओके, अच्छा, फ्रिक्शन जो लगेगा वो यहीं पे लगेगा इसी रीजन में, क्योंकि देयर इज रफ सरफेस बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। ये तो स्मूथ है। अब यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? Okay, so maximum static friction that is possible is equal to mu into n. Okay, now we need to find out the normal reaction over here. now यहाँ पे normal reaction find out करने के लिए वो देखते हैं 10 kg जो ब्लॉक है इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है। so gravitational force नीचे की डायरेक्शन में, एंड इस स्लैब की वजह से इस पे नॉर्मल फोर्स जो होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा। करेक्ट, इस पे आप 100 न्यूटन फोर्स ये डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। ओके, नाउ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना पॉसिबल है? दिस इज फ्रिक्शन मैक्स। अच्छा, पहले तो इन दोनों को इक्वेट करता है। n शुड बी इक्वल टू mg, सो n शुड बी इक्वल टू 10g. So mu is 0.6 into 10 into g is 10. तो ये 60 न्यूटन्स है। मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज पॉसिबल इज 60 न्यूटन्स। ओके, अब ना हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? सी, ये 10 kg ब्लॉक है। 10 kg ब्लॉक पे हमें पता है 100 न्यूटन फोर्स आप ये डायरेक्शन में लगा रहे हो, एंड इस पे तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ये साइड पे आने की होगी, तो फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। अब इस पे फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में लगेगा, तो आपका ये जो 40 kg ब्लॉक है, 40 kg ब्लॉक
पे फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में लगेगा ना, ये डायरेक्शन में इस पे फ्रिक्शन लगेगा। अब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, assumption 1, assumption both of them are moving together, them are moving together. Now when I say both of them are moving together, तो इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, there is no relative motion between them, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। So therefore friction is static friction, is static friction। और हमें ये पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज 60 न्यूटन्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल के देखता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। सो मान लो ये आप इस पे 100 न्यूटन्स फोर्स ये साइड पे लगा रहे हो, इस पे फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में लग रहा है, ये दोनों साथ में ये डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ एक्सेलरेशन a। सो इसका और इसका दोनों का लेट्स से एक्सेलरेशन इज a। ओके, तो इक्वेशन लगा है, तो पहला इक्वेशन क्या होगा, 100 इस पे माइनस फ्रिक्शन इज मास विच इज 10 इंटू एक्सेलरेशन इज a। दिस इज माई इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 2 क्या होगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है ना फ्रिक्शन, बाकी जो फोर्सेस है वो तो वर्टिकल फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फ्रिक्शन लग रहा है। ये ग्राउंड स्मूथ है तो यहां पे तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है। सो दिस बिकम्स इक्वल टू मास विच इज 40 इंटू a। ओके, ना एक काम करता है, पहले तो इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को आप फ्रिक्शन की जगह पे लेट्स पुट दिस इज माय इक्वेशन 2, लेट्स पुट दैट वैल्यू ओवर हियर। सो 100 minus 40a is equal to 10a, so 100 is equal to 50a, so acceleration would be equal to 100 by 50, that is 2. Okay, now if the acceleration is 2, तो friction की value put करके देखें, therefore friction would be equal to 40 into 2, that is equal to 80 newtons। हमें ये पता है फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, हमें ये पता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 60 न्यूटन्स हो सकती है, तो आपको यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 80 न्यूटन्स आ रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो अजम्पशन है बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर, वो अजम्पशन ही रॉन्ग हुआ। सो इफ बोथ ऑफ देम आर नॉट मूविंग टुगेदर, सो देयरफॉर बोथ ऑफ देम आर नॉट मूविंग टुगेदर, moving together। Now if both of them are not moving together, तो there is a relative motion, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे रबिंग हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है ये ब्लॉक है और मान लो ये स्लैब है, तो ये साथ में मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक मान लो ऐसे आगे निकलता जा रहा है। सो whenever there is relative motion, therefore there is relative motion, एंड जब भी देयर इज रिलेटिव मोशन उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। देयरफॉर काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू के इंटू एन। अब ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसमें मैक्सिमम या मिनिमम जैसा कुछ नहीं होता। सो वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन काइनेटिक इज इक्वल टू mu k into n। mu k is 0.4, your normal reaction is 100, 10 g है, your normal reaction is 10 g ना, n is equal to 10 g, so 10 g is 100, so this is equal to 40 newtons। now once this is equal to 40 newtons, 10 kg ब्लॉक पे 40 न्यूटन ये डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस पे 40 न्यूटन ये डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। हमें बस स्लैब का एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो फॉर स्लैब आप जब स्लैब की बात करो तो ये स्लैब पे बस एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास, सो 40 अपॉन 40 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वुड बी योर आंसर।
अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि g 9.8 देना है. 9.8 दोगे तो योर आंसर वुड बी इक्वल टू, इफ यू टेक g as 9.8, योर आंसर वुड बी इक्वल टू 0.98 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ओके. So the next question is, a body of mass 0.5 kgs travels in a straight line with a velocity v which is equal to a into x raised to 3/2. So velocity as a function of x आपको दिया हुआ है, where a is a constant जिसकी वैल्यू है 5. You have to work done. See, velocity change हो रही है ना, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे velocity चेंज होगी, और velocity चेंज होगी मतलब कोई फोर्स एक्ट कर रहा है. So आपको क्या फाइंड आउट करना है? You have to find out the work done by the force during its displacement from x equal to 0 to x equal to 2 meters. Okay. So अब ये क्वेश्चन करता है क्या क्या चीजें दी हुई है. देखो, velocity is given to you as a into x raised to 3/2. Okay, where value of a is given to you as 5 units. ये SI यूनिट्स के टर्म्स में दी हुई है. x changes from 0 to 2 meters. आपको वर्क डन फाइंड आउट करना. सी, वर्क डन फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं. एक तो आप ये कर सकते हो f.s या f.ds और इंटीग्रल ऑफ f.dx. f को देखो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx. ओके, एंड एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो v dv by dx, और v का ये एक्सप्रेशन है. मतलब आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो. दूसरा तरीका, जो सिंपल तरीका ये है, सी, x की वैल्यू अगर जो आप 0 पुट करोगे तो भी आपको v मिल जाएगी, x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो भी आपको v मिल जाएगा. ओके, सो इन दिस केस आप सीधा वर्क डन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो ना. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू, ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू kinetic energy final minus kinetic energy initial, that is half m v final square minus half m v initial square. Okay, half m v final square minus half m v initial square. अब एक काम करता है, v final पहले फाइंड आउट करता है. v final कितना होगा? आपको x की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी. सो a is given to you as 5. x की जो वैल्यू है दैट इज 2 रेज टू 3/2. सो ये 2 रेज टू 3/2, 2 क्यूब इज 8. ओके, तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 5. 2 क्यूब इज 8 और 8 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2√2 इंटू 5. सो दैट इज 10√2. दिस इज योर v फाइनल. v इनिशियल अगर जो आप निकालोगे तो इट इज a, दैट इज 5 इंटू एक्स की वैल्यू जो है दैट इज 0. सो दिस बिकम्स इक्वल टू 0. आपको क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, मास इज गिवन टू यू एज 0.5 kgs. तो वर्क डन सीधा आप ऐसे करो. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज हाफ. मास इज 0.5, तो दैट इज हाफ. अगेन v फाइनल स्क्वायर, तो अगर जो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 स्क्वायर इज 100, √2 स्क्वायर इज 2. सो 100 इंटू 2 200 माइनस v इनिशियल तो 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा. सो 200/4, दिस इज इक्वल टू 50 जूल्स. सो योर आंसर जो होगा दैट आंसर वुड बी 50 जूल्स. ठीक है, ओके. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 identical spheres A and B lie on a smooth horizontal circular groove. ये horizontal groove है at opposite ends of a diameter. A is projected along the groove at the end of the time, and at the end of the time t impinges on B. If E is the coefficient of restitution, the second impact will occur after how much time? So आप क्या कर रहे हो पता है? A को आप हिट कर रहे हो. आप जैसे ही A को हिट करोगे, A जो होगा वो B से टकराएगा. जैसे ही ये B से टकराएगा, B will start moving. So ये फर्स्ट कोलिजन होगा. उसके बाद क्या होगा? B will start moving.
बी ऐसे आएगा और शायद ए टकरा के वापस ऐसा आएगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद सेकेंड कोलिजन होगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस नाउ। सो ये आपकी हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। ओके, इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब को आप ए को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेट्स से विद अ वेलोसिटी यू। ओके, इन्होंने ये कहा हुआ है कि आफ्टर टाइम टी ए कोलाइड्स विद बी, इट इम्पिंजेस ऑन बी। तो ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? इट इज हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ना। तो आपका जो टाइम टी होगा दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज पाई इंटू आर upon speed, distance upon speed. So u into t is equal to pi into r. Let's call this as relationship 1. Sorry. Let's call this as relationship 1. Okay. Now ये जैसे ही इसको टकराएगा, okay. Now let's say अब टू आइडेंटिकल स्पीयर्स इन्होंने दिए हुए, तो लेट्स से इसकी फाइनल वेलोसिटी है v1 एंड इसकी भी फाइनल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, लेट्स से इट इज v2। ओके, नाउ पहले तो एक मोमेंटम कंजर्वेशन आप प्रिंसिपल लगा दोगे। सो आपका इनिशियल मोमेंटम b का तो कुछ था ही नहीं, सो योर इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू योर फाइनल मोमेंटम। ये टकराने से पहले a का मोमेंटम कितना था? मास इंटू वेलोसिटी mu। बी का कोई मोमेंटम नहीं था तो दैट वाज 0। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम m इंटू v1 प्लस इसका मोमेंटम m इंटू v2। आपको समझ में आ रहा है? ये जब ये साइड पे जा रहा था तो टकराने से पहले ए की जो वेलोसिटी थी वो यही डायरेक्शन में थी, इट वाज u। अब हम लोग ये मान रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटीज आर v1 एंड v2। ओके, फाइन। So now this becomes equal to m, u is equal to v1 plus v2। ठीक है, अच्छा अब हम लोग सेकेंड रिलेशनशिप लगाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन वेलोसिटी कितनी होगी? v1 की अगर जो हम लोग का मानते हैं वेलोसिटी ज्यादा है तो इट इज v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये a वेलोसिटी u से आ रहा था, b तो स्टेशनरी था ना, तो इट इज u2 माइनस u1, सो u माइनस 0। सो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u इंटू e। ओके, ठीक है, फाइन। नाउ अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद दे विल कोलाइड अगेन, सेकेंड कोलिजन कितने टाइम के बाद होगा। सी, सो अब कोलिजन कितने टाइम के बाद होगा ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। ओके, ओके, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड यहां पे ऑब्जेक्ट बी है। ओके, now when let's say object A has a velocity v1 in this direction, object B has a velocity v2 in this direction. Okay, now let's say they collide after time t। तो मान लो ये यहां से यहां पे कहीं पे तो कोलाइड करेंगे, तो यहां पे A आ चुका होगा, यहां पे B आ चुका होगा। ओके, सो A कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? A जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज स्पीड विच इज v1 इंटू टाइम t। b कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? दैट इज v2 इंटू सेम टाइम t। सो दिस बिकम्स इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू टाइम t। अच्छा, नाउ दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, हमने यही किया है ना, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस टोटल डिस्टेंस, एंड ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है? दिस इज 2 pi r। I can write this 2 pi r as v1 minus of minus v2। Okay, now v1 minus of minus v2 मतलब क्या है? v1 ये डायरेक्शन में, आपकी v2 वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, तो आप v2 को लिख सकते हो माइनस v2 ना, आपको इसको मतलब आप इसको माइनस v2 लिखते हो वेक्टर्स के टर्म्स में। तो दिस वेलोसिटी
minus the velocity of B. So this is nothing but V1 is nothing but velocity of A minus V2 is nothing but velocity of B into T. So आपका जो 2 pi r आया है that is nothing but velocity of A minus velocity of B into T. इसको हम लोग कहेंगे relative velocity into T. करेक्ट. ना ये सेम लॉजिक मैं यहां पे लगा सकता हूं कि ये जब सेकेंड टाइप कोलाइड करेंगे, ये सेम लॉजिक मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, जब ये वापस सेकेंड टाइम कोलाइड करेंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर. ओके, दिस इज इक्वल टू V relative is V1 minus V2. So V1 velocity of A minus velocity of B. So हमारे केस में velocity of या B minus A कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, into let's say time taken is delta t. So this becomes 2 pi r. Velocity of B is V1 minus velocity of A, it is V2 in the same direction. So V1 minus V2 into delta t. अच्छा, अब हमें ये पता है कि pi into r को u into t लिख सकता है. So 2u into t. V1 minus V2 को u into e लिख सकता है into delta t. तो therefore delta t is equal to 2t by e. Okay. दिस वुड बी योर आंसर. अब आपको बस यही याद रखना है कि आपको ना इतना सब तो एग्जाम में करना ही नहीं है. आपको एग्जाम में ये मोमेंटम कंजर्वेशन भी हमने कहीं पे यूज नहीं किया. हमने यूज क्या किया है, देखो, पहले कोलिजन के बाद हमने ये जब कोलाइड कर रहा है तो इट इज कोलाइडिंग विथ वेलोसिटी u, हमने ये रिलेशनशिप यूज किया है. ओके, यहाँ पे मैंने रेडियस r अज्यूम की है, डिस्टेंस कवर ये वेलोसिटी u अज्यूम किया है. सो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, ये टाइम t हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि टाइम t के बाद ये कोलाइड कर रहा है, तो मैंने ये चीज यूज किया. ओके, इसके बाद ये चीज का कोई यूज नहीं हुआ है, फिर हमने ये यूज किया हुआ है. एंड देन फाइनली वी हैव यूज्ड दिस. ओके, ऐसे इस पे ना आप सिमिलर क्वेश्चन एक ऐसा भी बना सकते हो. मान लो एक रेस ट्रैक है. ओके, ना यहां पे 2 रेसर्स है, 1 2, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं. एक स्टार्ट कर रहा है विथ वेलोसिटी v1, दूसरा स्टार्ट कर रहा है विथ वेलोसिटी v2. ओके, सच दैट v1 इज ग्रेटर देन v2. नाउ इवेंचुअली ऐसा होगा ना, हर लैप के बाद, हर सर्कल कवर करने के बाद v1 थोड़ा 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 आगे होगा. सो लेट्स से जब पहली बार सर्कल खत्म होता है तो मान लो v2 यहां पे है. दिस इज वेयर, लेट्स से दिस इज कार 1, दिस इज कार 2. तो अगर जो कार 2 आपकी यहां पे, तो इसकी वेलोसिटी अगर जो ज्यादा है तो ये थोड़ा आगे पहुंच चुका होगा ना. वापस जब और एक सर्कल कंप्लीट होगा तब ये 1 जो है वो थोड़ा और आगे पहुंच चुका होगा, और एक सर्कल के बाद ये थोड़ा और आगे पहुंच चुका होगा. इवेंचुअली ऐसा होगा कि फाइनली ये 1 हर सर्कल में ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर करके फाइनली 1 भी यहां पे आ जाएगा. ओके, अब 1 भी यहां पे आ जाएगा. इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि ये 2 है ये 1 है तो 1 2 के पीछे हो गया, ऐसा नहीं है ना. इसका मतलब क्या है कि 1 ने एक एक्स्ट्रा सर्कल कंप्लीट किया है, क्योंकि हर सर्कल के दौरान 1 थोड़ा 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 एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करता जा रहा था. सो इवेंचुअली काफी सारे सर्कल्स कवर करने के बाद जब 2 बहुत सारे सर्कल्स कवर करता है तो ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जहां पे 1 और 2 वापस एक साथ आ जाएंगे. बट यहां पे क्या होगा कि 1 वुड हैव कवर्ड 1 एक्स्ट्रा सर्कल. ओके, तो ऐसे केस में भी अगर जो आपको पूछा जाए कि कितने टाइम के बाद दोनों साथ में आ जाएंगे, आप ये इसको सेम तरह से ही करोगे. योर टाइम टेकन वुड बी इक्वल टू ये एक्स्ट्रा सर्कल दैट इज 2 पाई आर divided by relative velocity. Your relative velocity is v1 minus v2. So after this much amount of time they will again come together.
ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है, 10th वन। अ पार्टिकल ऑफ मास 200 grams is dropped from a height of 50 meters and another particle of mass 100 grams is simultaneously projected up from the ground along the same line with a speed of 100 meters per second. आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, तो मैं ये इसका डायग्राम बनाता हूं। यू हैव 200 ग्राम ऑब्जेक्ट, ओके, इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 meters and so initial velocity is 0 and you have a 100 gram object that is projected up from the ground along the same line with a speed of 100 meters per second. आपको 1 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। इनका जो सेंटर ऑफ मास है, इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे कहीं पे होगा। सो इनका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे तो होगा। हाँ, वैसे सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज m1 a1 plus m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, आप नॉर्मली ये फॉर्मूला तब यूज करते हो जब हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग होता है। यहां पे वेदर ये नीचे आ रहा हो या ऊपर जा रहा हो, दोनों पे लग तो ग्रेविटी लग रही है ना, दोनों का एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स एंड ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब अगर जो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो आपका सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन सेम ही होगा। इट विल बी इक्वल टू g, दैट इज 9.8 और 10 meters per second square डाउनवर्ड्स। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है और टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ये टाइम के साथ क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ चुका होगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा चुका होगा, बट अभी भी दोनों का एक्सेलरेशन तो बस ग्रेविटी के वजह से ही लग रहा है ना, एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू g। ये तो चेंज हो नहीं रहा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। हाँ, वेलोसिटीज चेंज होंगी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दोनों की पोजीशंस भी चेंज हो जाएंगी, तो सेंटर ऑफ मास की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी, बट इन एक्सेलरेशन इज गोइंग टू रिमेन सेम, इट विल बी इक्वल टू g। ठीक है, ओके। मान लो कि अगर जो आपको रिलेटिव आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी, ओके, तो हम लोग पहले ना दोनों की वेलोसिटीज फाइंड आउट करेंगे। सो आफ्टर 1 सेकेंड आपको पूछा गया, आफ्टर 1 सेकेंड दिस इज योर बॉल A, लेट्स से दिस इज योर बॉल B। सो वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर 1 सेकेंड u प्लस at का फॉर्मूला यूज करो। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो u प्लस at, सो u इज 0, एक्सेलरेशन इज 10, मैं 10 ले रहा हूं, 9.8 नहीं 10 ले रहा हूं। टाइम इज 1, दैट इज 10 meters per second। ये डाउनवर्ड्स है वेलोसिटी के माइनस j डायरेक्शन। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ ऑब्जेक्ट B, वेलोसिटी ऑफ B वापस आप u प्लस at ही यूज करोगे, बट यहां पे बस आपको ये याद रखना है आपकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, दैट इज 100, बट आपका इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो तो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो आप -10 into 1 करोगे। So 100 minus 10, that is 90 meters per second. Okay. Now we are assuming, I am assuming this कि दोनों कोलाइड नहीं हो रहा है once, otherwise अगर जो 1 सेकेंड के पहले ही कोलाइड हो गए तो प्रॉब्लम ये होगा कि इनकी वेलोसिटीज फिर ये चेंज हो जाएंगी। सो हम लोग ये मानेंगे कि ये डिस्टेंस 50 मीटर्स नहीं है, मानते हैं कि चलो 1500 मीटर्स है, क्योंकि 50 मीटर्स हुआ तो एक दूसरे के साथ कोलिजन हो जाएगा ना, तो वेलोसिटीज विल देन गेट अफेक्टेड। तो ऐसे केस में जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो 1 सेकेंड के बाद आपने इसकी वेलोसिटी निकाल दी, आपने इसकी वेलोसिटी निकाल दी। अब वेलोसिटीज निकालने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, इट इज इक्वल टू m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज 200। यहां पे अब m1 इंटू v1 आएगा, v1 प्लस m2 इंटू v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, नाउ m1 इज 200,
v1 is, इसकी वेलोसिटी है 10 नीचे के डायरेक्शन में, तो मैं -10 दे रहा हूं। m2 is 100, इसकी वेलोसिटी 90 आ रही है विच इज अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, डिवाइडेड बाय 200 प्लस 100। योर आंसर वुड बी 9000 minus 2000, 7000 divided by 300. So 70 by 3, this would be, it will be equal to 3 2s are 23.3 meters per second. ये प्लस आ रहा है ना, और हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर वाला दिया हुआ है, पॉजिटिव j, so plus direction is upwards. So the velocity of center of mass would be 23.3 meters per second upwards. ठीक है? Okay, so we will end this lecture over here. In the next lecture we will start off with question number 11th onwards. ठीक है? Thank you.